हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू फैलेसीज दिया था, जिसमें मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में आपको बताया था। और ये बताया था कि इनफॉर्मल फैलेसीज 22 टाइप्स की होती हैं, जिसे हम 5 ग्रुप्स में बांटते हैं। और इन पांचों ग्रुप्स का इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको दूंगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आज पहला वीडियो आपको मिल रहा है। हम करेंगे पहला ग्रुप फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस पे। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि प्रीमाइसेस कंक्लूजन के साथ इररेलेवेंट होंगे और उसकी वजह से एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट क्रिएट होगा। इसके 8 सब टाइप्स हम करेंगे और पहला सब टाइप आपके सामने है। ये रहा वो पहला सब टाइप, अपील टू फोर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो प्रीमाइसेस हैं उसे फोर्सफुली एक आर्ग्यूअर किसी आर्ग्यूमेंट पर अपने इमोशंस या साइकोलॉजिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे। गुड स्टूडेंट्स स्टडी 3 आवर्स डेली, ये पहला प्रीमाइस समझ लें हम। ठीक है, और जो आर्ग्यूअर है वो अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए एक रीज़न या क्लेम देता है दैट इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू आर गोइंग टू फेल। यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, और अगर आप इस बात को नहीं मानते हो देन यू आर गोइंग टू फेल। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फोर्स दिख रहा है। हम फोर्सफुली ये आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट थोपना चाहते हैं। आप समझ सकते हो, मैं इसको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आर्ग्यूअर है वो थ्रेटन कर रहा है, एक तरीके से फोर्सफुली थ्रेटन। इसीलिए इसे अपील टू फोर्स या अपील टू स्टिक भी कहते हैं। ठीक है, फोर्सफुली थ्रेटन करता है अपने रीडर या लिसनर को। ए फॉर आर्ग्यूअर, आर फॉर रीडर, एल फॉर लिसनर। ठीक है, रीडर या लिसनर कोई भी हो सकता है, उसे फोर्सफुली थ्रेटन कर रहा है ये बोल करके कि अगर तुम मेरे को बिलीव नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, और अपना कंक्लूजन थोपने की कोशिश करता है, यानी इट इज पोजिंग द कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या था? इस बात को बिलीव कराना वो चाह रहा है। आप समझ सकते हो कि इमोशनली या साइकोलॉजिकली ये बात रेलेवेंट हो सकती है, बट लॉजिकली ये इररेलेवेंट होगी। इसी तरीके की फैलेसी को हम बोलेंगे अपील टू फोर्स या अपील टू स्टिक भी बोलते हैं, और लैटिन में इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड बैकुलम। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इसे लैटिन में ये बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपील टू पिटी। सो हेयर इज अपील टू पिटी। इसमें जो आर्ग्यूअर होगा वो अपने आप को कुछ ऐसे प्रेजेंट करेगा कि वो आपसे किसी चीज़ की भीख मांग रहा हो। एग्जाम्पल से समझेंगे। आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनी क्राइम बिकॉज आई डिड नॉट हार्म टू एनी पर्सन, इट्स जस्ट दैट आई बेग ऑन द स्ट्रीट्स फॉर माई लिविंग। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने पहला स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी भी क्राइम का गिल्टी नहीं हूँ, और मैंने उसका रीज़न भी दिया कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, मैं तो बस स्ट्रीट्स पर अपनी लिविंग के लिए भीख मांग रहा था। यहाँ पर अपील टू पिटी समझ सकते हो आप। हमें पता है कि बेगिंग जो होता है वो क्राइम होता है, और कोई भी पुलिस या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आप पर ये चार्जेस लगा सकती है, बट इट्स वेरी कॉमन, तो हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट स्टैट्यूट बुक्स में बहुत से स्टेट्स बेगिंग को क्राइम मानते हैं। पर यहाँ पर आर्ग्यूअर ने कुछ ऐसा, आप डायग्राम से फिर समझ सकते हो, कुछ ऐसा रीज़न दिया है जिस पे हमें ये साइकोलॉजिकली या इमोशनली मानना पड़ रहा है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया, बट लॉजिकली उसने किया है। यानी कि आर्ग्यूमर जो होगा वो पिटी को इवोक क्यों कर रहा है, और यह हमारे रीडर या लिसनर पर अपना कंक्लूजन पोज कर रहा है। इसको हम लैटिन में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट एड मिसेरिकॉर्डियम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट फैलेसी। सो नेक्स्ट इज अपील टू द पीपल। हमने किया अपील टू द पिटी,
अपील टू द फोर्स, और अब हम करेंगे अपील टू द पीपल। इसमें दो अप्रोचेज हम देखेंगे, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। एग्जाम्पल से समझेंगे अगेन कि इसमें किस तरीके की अपील होगी। इसमें हम लोगों को अपील करेंगे, और मैं एग्जाम्पल लूँगा पॉलिटिशियंस का फॉर एक्सप्लेनिंग द डायरेक्ट अप्रोच, और एडवर्टाइजर्स का फॉर इनडायरेक्ट अप्रोच। अब देखोगे अक्सर पॉलिटिशियंस अपने स्टेटमेंट्स में कहते हैं योर गुड डेज विल कम, जस्ट वोट फॉर माई पार्टी इन द इलेक्शन। आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरी पार्टी के लिए वोट करना है। अक्सर आपने सुना होगा कि वो आपको एक तरीके से इस चीज़ पर बिलीव कराना चाह रहे हैं कि अगर आपने मेरी पार्टी पे वोट नहीं किया तो आपके बुरे दिन आ जाएंगे। इम्प्लिसिटली वो ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे थे, और इसीलिए आपको ये बात माननी पड़ रही है। बट ये आर्ग्यूमेंट फेलेशियस, लॉजिकली इररेलेवेंट है। अच्छे दिनों का आपकी वोटिंग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम इनडायरेक्ट अप्रोच देखते हैं। एडवर्टाइजर्स अक्सर हमें इल्यूजन बोल लो या किसी तरह इन्फ्लुएंस बोल लो करना चाहते हैं, और वो हमसे कहते हैं ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय कोलगेट। रीज़न देते हैं इट इज़ यूज्ड बाय 90% ऑफ द इंडियंस। आप समझ सकते हो कि 90% लोग अगर इंडियंस अगर कोलगेट इस्तेमाल करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं, अगर मैंने ये किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, यानी कि मैं रेस्ट 10% में आ जाऊंगा। तो इसीलिए एक बैंड वैगन आर्गन या बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट आप देखोगे क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। इसका भी एक हम डायग्राम बना सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है जिसे रीडर या लिसनर पर थोपा गया है। जस्ट प्ले विद द नीड्स ऑफ द पीपल एंड पोज योर कंक्लूजन। ठीक है, आपके ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने प्ले किया आपके माइंडसेट को और अपना कंक्लूजन प्रूव कर दिया। इसे हम लैटिन में बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। नेक्स्ट फैलेसी। सो नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। इसके 3 पार्ट्स आप देखोगे, ये 3 तरीके से पॉसिबल है। पहले ये समझ लेते हैं कि इस फैलेसी में कितने आर्ग्यूअर्स होंगे। इस फैलेसी में 2 आर्ग्यूअर्स होंगे, और इस फैलेसी में जो पहला आर्ग्यूअर है वो कुछ आर्ग्यूमेंट देगा और उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा, और जो दूसरा आर्ग्यूअर होगा वो उसके आर्ग्यूमेंट को ना लेकर के उसको यानी पर्सनली उसको अटैक करेगा या उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल से समझोगे इसको आप। यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। इसको लैटिन में बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनेम। ओके, और इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है एड होमिनेम एब्यूसिव, दूसरा है एड होमिनेम सर्कमस्टेंशियल, और तीसरा है टू कोके। ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ लेंगे, और मैं डायग्रामेटिकली भी शो कर दे रहा हूँ आपको कि इसका क्या मतलब होता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं एड होमिनेम एब्यूसिव का। एब्यूसिव से मतलब तो समझ में आ रहा होगा आपको, एब्यूज़। यहाँ पर कुछ एब्यूज़ की बात होगी। तो पहला आर्ग्यूअर कहता है दैट मिस्टर एक्स अ सोशल साइंटिस्ट सेज इन्फ्लेशन इज बैड बट डिफ्लेशन इज वर्स। यानी कि मिस्टर एक्स हमारे पहले आर्ग्यूअर हैं जिन्होंने ये कहा, वो एक सोशल साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो बैड होती है बट डिफ्लेशन जो होती है वो वर्स होती है। तो मेरा जो सेकंड आर्ग्यूअर है वो कहता है कि मिस्टर एक्स इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज जस्ट अ सोशल साइंटिस्ट, सो डोंट बिलीव हिम। आप समझ सकते हो कि दूसरा आर्ग्यूअर इनके आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके बारे में यानी कि एक मिस्टर एक्स के बारे में जो कि एक सोशल साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलना शुरू किया। उसने बोला उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए कि वो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, तो आप उनकी बात को बिलीव नहीं कर सकते। आई होप आप बात समझ रहे हो। ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया पहले वाले ने, वो आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली। ये देखो, A1 ने एक कंक्लूजन को प्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है, और दूसरा जो आर्ग्यूअर है उसने वर्बली अटैक किया। किस पे? आर्ग्यूमेंट
देने वाले बंदे के ऊपर, ना कि उसके आर्ग्यूमेंट पे। उस बंदे के ऊपर एक वर्बल अटैक किया और इसको रिजेक्ट करने की कोशिश की, यानी कि उसके कंक्लूजन को रिजेक्ट करने की कोशिश करी। बट कैसे? मिस्टर एक्स को गलत साबित किया उसने, डायरेक्टली वर्बली उसको डिस्क्रेडिट किया, यानी कि उसको इतना इनकॉम्पिटेंट नहीं समझा कि उसकी ये बात हम माने। इस तरीके की फैलेसीज को हम बोलेंगे एड होमिनम एब्यूजिव। ऐसे ही इसका एक सेकंड रूप आप देखोगे, एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल। इसमें आप देखोगे, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मिस्टर महात्मा गांधी ऑलवेज प्रीच्ड नॉन वायलेंस। ठीक है, फिर आर्ग्यूअर ने उनकी बात को डिस्क्रेडिट किया। ऑफ कोर्स ही वॉज नॉट सो स्ट्रॉन्ग फिजिकली, सो हाउ ही वुड एनकरेज अदर्स टू बी वायलेंट। यानी कि वो खुद इतने स्ट्रांग नहीं थे तो वो दूसरों को एनकरेज कैसे करते वायलेंस के लिए। इंस्टेड ही बिलीव्ड इन पेटिशंस, यानी कि उन्होंने पेटिशंस पे बिलीव किया अंडर द पुलिस रूल ऑफ इंग्लिश विच इज लाफेबल। यानी कि वो पेटिशंस में विश्वास रखते थे, और वो भी किस लिए? पुलिस रूल जो कि इंग्लिश ने हमारे ऊपर किया उनके ऊपर। यानी कि वो नॉन वायलेंट थे, बट वो नॉन वायलेंट क्यों थे? क्योंकि उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की आर्ग्यूअर ने यहाँ पर। और इन सारी बातों का इस बात से कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ये एक फैलेशियस आर्ग्यूमेंट है। हम समझ सकते हैं इस बात को क्लियरली कि अगर महात्मा गांधी नॉन वायलेंट थे या वो प्रीच करते थे नॉन वायलेंस, तो उसके पीछे ये रीजंस तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। इंस्टेड आर्ग्यूअर ने इन सब चीज़ों पे ध्यान न दे करके महात्मा गांधी को ही टारगेट किया और उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करी। आई होप इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट किया गया ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए। तो एड होमिनम सर्कमस्टेंशियल, यानी उनके सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करके, उनको एब्यूज़ करके और उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई इस तरीके की फैलेसीज में। इसको बोलेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। बहुत ही इररेलेवेंट प्रीमाइसेस थे, इसीलिए ये आते हैं फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस के अंदर। ऐसे ही एक आएगा लास्ट, टू क्यू के, इसको बोल सकते हो आप यू टू ऑल्सो। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको भी, ये भी इसी तरीके का कुछ है। मिस्टर एक्स अ पॉलिटिशियन इज इन फेवर ऑफ एंटी करप्शन बिल। Everybody knows he is facing corruption charges in the various camps, so he is incompetent to do so. Mr. X जो कि एक पॉलिटिशियन है और वो फेवर में है एंटी करप्शन बिल के, पर हमारा आर्ग्यूअर क्या अटैक करता है उनके ऊपर? वो ये बोलता है कि आप खुद मिस्टर एक्स जो हैं वो बहुत से स्कैम्स में करप्शन चार्जेस ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, यानी कि वो उसके लायक नहीं है इस आर्ग्यूमेंट को बोलने लायक। यानी कि उन्होंने फिर टारगेट किया आर्ग्यूअर को और ये कंक्लूजन को रिजेक्ट करवाने की कोशिश की। आप समझ सकते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कराया जाए है, यहाँ पर आर्ग्यूअर को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करा जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, या लैटिन में आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। नेक्स्ट फैलेसी। सो नेक्स्ट इज फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। इसका कोई लैटिन कन्वर्जन नहीं है, इसे हम बस फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट ही बोलेंगे। इसे हम समझेंगे फिर से एग्जाम्पल से, बहुत ही ईजी है ये। देखो आप, मैंने लिखा है मिस्टर एक्स स्पीचेस इंस्टिगेटेड रियॉट्स इन द एरिया। यानी कि मिस्टर एक्स की जो स्पीच थी उसकी वजह से एरिया में दंगे हो गए। Mr. X should not be arrested because freedom of speech and expression is guaranteed in Article 19 of Indian Constitution. आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या बोला गया है? मिस्टर एक्स को अरेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड इन आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमें पता है कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आपकी स्पीच से या एक्सप्रेशन से कोई पब्लिक का नुकसान होता है, या सिक्योरिटी पे कोई बात आ जाती है, या पब्लिक पीस पे कोई बात आ जाती है, तो वो एक एक्सेप्शन होगा। आप समझ सकते हो, आप किसी का डिफेमेशन नहीं कर सकते हो, आप जो मोरल है या किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो डेकोरम है अपनी स्पीचेस से ख़राब नहीं कर सकते हो, लोगों को भड़का नहीं सकते हो दंगा करने के लिए। ये एक एक्सेप्शन है। और यहाँ पर क्या किया गया, एक जनरल रूल को मिस अप्लाई किया गया एक स्पेसिफिक केस के लिए। इस तरीके की जनरलाइजेशन को हम बोलेंगे एक्सीडेंट। इसका भी एक जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। यानी कि
एक जनरल रूल था जिसको मिस अप्लाई किया गया और एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया। इस तरीके की फैलेसीज को हम एक्सीडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट फैलेसी इज स्ट्रॉमैन। इसका भी कोई लैटिन वर्ड नहीं होगा, ये भी एक फैलेसी ऑफ रेलेवेंस है, हम बोलेंगे इसे स्ट्रॉमैन। इसमें क्या होता है, दो आर्ग्यूअर्स होते हैं, यानी कि पहला आर्ग्यूअर जो आर्ग्यूमेंट बोलता है, दूसरा आर्ग्यूअर उस आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट कर देता है और डिस्टॉर्ट करने के बाद अपना ही कुछ कंक्लूजन बताने की कोशिश करता है। आप इसको एग्जाम्पल से बेटर समझोगे, मैं एग्जाम्पल पहले आपको बता देता हूँ। द फैक्ट्री वर्कर्स हैव साइंड अ पेटिशन आर्ग्यूइंग फॉर बेटर वेंटिलेशन ऑन द वर्क प्लेस। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने एक पेटिशन फाइल की है या साइन करके दी है, सो दैट देयर इज़ अ बेटर वेंटिलेशन इन द वर्क प्लेस। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ जो दूसरा आर्ग्यूअर हमारा है वो क्या बोलता है, अनफॉर्चुनेटली एयर कंडीशनिंग इज एक्सपेंसिव, एयर डक्ट्स वुड हैव टू बी रन थ्रू आउट द फैक्ट्री। उनके हिसाब से एयर कंडीशनर बहुत महंगा पड़ेगा और उसको एयर डक्ट्स को पूरे के पूरे फैक्ट्री में दौड़ाना पड़ेगा, मैसिव हीट एक्सचेंज होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत महंगी होगी, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सच अ सिस्टम विल बी ह्यूज। इन व्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन द पेटिशन मस्ट बी रिजेक्टेड। यानी आर्ग्यूअर ने इस पर्टिकुलर, आप देख सकते हो ये पहला प्रेमाइस था, आर्ग्यूअर ने इसके लिए कुछ अलग ही रीजंस बना दिए। यहाँ बात हो रही थी बेटर वेंटिलेशन की और यहाँ पर बात होने लग गई एयर कंडीशनिंग की। बेटर वेंटिलेशन तो बड़े बड़े पंखों से भी किया जा सकता है, बड़ी विंडोज से भी किया जा सकता है और बड़े डोर से भी किया जा सकता है। यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की बोल के लिए पेटिशन फाइल नहीं की गई थी कि एयर कंडीशन इंस्टॉल करने के बाद ही वहाँ पर कुछ बेटर वर्क प्लेस बन पाएगी। आप समझ सकते हो, जो आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट किया गया उसे एयर कंडीशनर से जोड़ दिया गया और उसके बाद उसकी कॉस्टिंग बता करके और उसके जो इम्प्लीकेशंस थे वो बता करके एक नया ही आर्ग्यूमेंट बना करके इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को कंक्लूजन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसको भी हम डायग्राम से बना के समझ सकते हैं। यानी कि A1 ने डिस्टॉर्ट किया, आप समझ सकते हो, उन्होंने डिस्टॉर्ट किया क्या, आर्ग्यूमेंट को, A2 के आर्ग्यूमेंट को डिस्टॉर्ट किया और अपना ही एक कंक्लूजन पोस्ट कर दिया। इस तरीके के फैलेसी को हम स्ट्रॉ मैन फैलेसी भी बोलेंगे। सो द नेक्स्ट फैलेसी इज मिसिंग द पॉइंट। इसको हम लैटिन में बोलते हैं इग्नोरेशियो एलेंचाई। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जब मैंने फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस समझाया था इंट्रोडक्शन में तो यही एग्जाम्पल से समझाया था और मैं इस एग्जाम्पल को फिर समझाऊंगा ताकि मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखा सकूं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्राइम ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी हैव बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट लेटली, वी मस्ट रीइंस्टेट द डेथ पेनल्टी इमीडिएटली। यानी कि जो थेफ्ट और रॉबरी के क्राइम्स हैं वो एक इंक्रीज कर रहे हैं एक किसी अलार्मिंग रेट पर और हमें डेथ पेनल्टी को रीइंस्टेट करना पड़ेगा बहुत ही तेज़ी से। इसका क्या मतलब होता है, जो प्रेमाइस था वो एक्चुअली में जिस कंक्लूजन को प्रूव करना चाहता है, आप समझ सकते हो, इस प्रेमाइस से हमने इस कंक्लूजन को प्रूव किया पर एक्चुअली में कंक्लूजन कुछ और ही था। यानी कि यहाँ पे मिस कर दिया गया पॉइंट को। क्राइम ऑफ थेफ्ट एंड रॉबरी कैपिटल क्राइम्स नहीं होते हैं और हम जब बात करते हैं डेथ पेनल्टी की तो हमें पता है कि कैपिटल क्राइम और कैपिटल पनिशमेंट लिंक्ड हैं। अगर कैपिटल क्राइम होगा तभी हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे और रॉबरी और थेफ्ट एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। आई होप इस बात को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल मिस कर गया पॉइंट को। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आप बनाएंगे प्रेमाइस जो कि कंक्लूजन ए को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था पर एक्चुअली में उसने कंक्लूजन बी को प्रूव कर दिया। ठीक है,
अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट कंक्लूजन होता तो क्या होता? ऑल्टरनेट कंक्लूजन होता कि हम कुछ ऐसे लॉज बनाएं जिससे थेफ्ट और रॉबरी को हम रोक सकें, या हम कुछ अपनी पुलिस फोर्स को बढ़ाएं, या इन्फोर्समेंट को, विजिलेंस को और बढ़ाएं, या हम कुछ सीसीटीवी कैमरास को लगाएं, या सिक्योरिटी को और टाइट करें ताकि हम थेफ्ट और रॉबरी की जो ये अलार्मिंग रेट है इसको कम कर सकें, ना कि हम डेथ पेनल्टी को हम रीइंस्टेट करें। ठीक है, क्योंकि डेथ पेनल्टी का थेफ्ट और रॉबरी से फॉर टाइम बिंग कोई रिलेशनशिप हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि हमने टोटली मिस कर दिया पॉइंट को। वी जस्ट मिस्ड द पॉइंट एंड द कंक्लूजन वी प्रूव्ड वाज नॉट रेलिवेंट टू द प्रेमाइस। आई होप ये आपको फैलेसी समझ में आ गई हो। इसका लैटिन का मतलब है इग्नोरेशियो एल एन चाई। थैंक्स। नेक्स्ट फैलेसी। सो दिस इज द फाइनल फैलेसी इन द ग्रुप। इसका नाम है रेड हेरिंग। इसका भी कोई लैटिन कन्वर्जन आपको नहीं मिलेगा या नेम नहीं मिलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है इग्नोरेशियो एलेंचाई से। इग्नोरेशियो एलेंचाई का ये भी मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द प्रूफ। रेड हेरिंग में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिस होगा। यहाँ पर जो आर्ग्यूअर होगा वो सब्जेक्ट को ही बदल देगा, और ये भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, एनवायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूअली हार्पिंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। आप समझ सकते हैं, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो कंटिन्यूसली हमें बता रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर बहुत डेंजरस हो सकता है। फिर बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम। Every year, hundreds of people are electrocuted by accident. Since most of the accident are caused by carelessness, they could be avoided if people would just exercise greater caution. यानी इन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बहुत डेंजरस हो सकती है किसी किसी टाइम पे, और बहुत से लोग अगर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो वो किसी तरह करंट खा जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं, और इस एक्सीडेंट में उनकी जान भी चली जाती है। और ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें बहुत ध्यान से इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ स्टार्ट कर रहे थे न्यूक्लियर पावर से और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे चले गए, यानी सब्जेक्ट पूरी तरीके से पलट गया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर पावर का, इलेक्ट्रिसिटी से आप समझ सकते हो कितना वीक इन्फ्रेंशियल क्लेम होगा इन दोनों के बीच में। पहली बात कुछ थी और दूसरी बात पूरा सब्जेक्ट ही बदल गया हमारी बात करने का। इस तरीके को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो हम समझ सकते हैं कि आर्ग्यूअर क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है रीडर या लिसनर के सब्जेक्ट को और अपना कंक्लूजन पोस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि चेंज द सब्जेक्ट। आर्ग्यूअर ने सब्जेक्ट को ही बदल दिया और नया कंक्लूजन पोस्ट कर दिया। आप समझ सकते हो कि काफ़ी हद तक ये स्ट्रॉमैन से मिलती हुई है, पर स्ट्रॉमैन में हमने डिस्टॉर्ट किया था आर्ग्यूमेंट को, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही बदल दिया है। आप दोनों के बीच का जो स्लाइट डिफरेंस है समझ सकते हैं, यानी मिसिंग द पॉइंट और स्ट्रॉमैन और रेड हेरिंग बहुत ही आसपास वाली फैलेसीज होंगी, पर एग्जाम्पल से हम क्लियर समझ सकते हैं और इन डायग्राम से हम क्लियर समझ सकते हैं, इसलिए मैं सब में डायग्राम बना रहा था। ये 8 फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी फैलेसीज के बारे में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।